नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सबसे पहले सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां एक साथ। आज पहले आपको मोहम्मद यूनुस के मुल्क में लेकर चलेंगे, जहां बांग्लादेश क्रिकेट टीम के एक शानदार खिलाड़ी पर जुल्म किए जा रहे हैं और उसका गुनाह है हिंदू होना। बांग्लादेश क्रिकेटर लिटन दास को चैंपियंस ट्रॉफी की टीम में जगह नहीं दी गई है, जिसका गुस्सा सिर्फ बांग्लादेश नहीं बल्कि पाकिस्तान तक है। वैसे खबर है कि बीसीसीआई भी भारतीय क्रिकेटर्स से नाराज है। ऑस्ट्रेलिया में हार के बाद बोर्ड की जो मीटिंग हुई है, उसमें खिलाड़ियों के साथ परिवार के रहने पर कैंची चलाने का प्रस्ताव रखा गया है। साथ ही चर्चा ये भी हुई है कि जैसा प्रदर्शन होगा वैसा पैसा मिलेगा। आज एक कुंजी हमने इस पर भी बनाई है। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को सीधी चेतावनी दी है। राजनाथ सिंह ने कहा, भारत मौजूदा वक्त में पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके के बिना अधूरा है। पीओके भारत का अभिन्न अंग है और पाकिस्तान को वहां चल रहे आतंकी कैंप को तुरंत खत्म कर देना चाहिए। एक बड़ी खबर दिल्ली से भी है, जहां चुनाव में अब दंगा पॉलिटिक्स की एंट्री हो गई है। दिल्ली के स्कूलों में धमकी दिए जाने के मामले पर बीजेपी ने आप पर बड़ा आरोप लगाया और कहा कि चुनाव से पहले दिल्ली में दंगे की बड़ी साजिश की गई। इस पर केजरीवाल को जवाब देना चाहिए। आज एक खबर कांग्रेस की टेंशन को बढ़ाने वाली भी है। शरद पवार ने कहा है कि दिल्ली चुनाव में केजरीवाल की मदद करनी चाहिए। इंडिया गठबंधन पर भी उन्होंने बड़ा बयान दिया और ये कहा कि अलायंस सिर्फ राष्ट्रीय चुनाव के लिए था। आज सत्ता में एक शुद्ध राजनीतिक कुंजी बिहार की दही चूड़ा पॉलिटिक्स पर भी है, जिसका केंद्र है नीतीश कुमार और चिराग पासवान। इसके अलावा नीतीश को लेकर लालू परिवार में कितना कंफ्यूजन फैला हुआ है, ये भी दिखाएंगे। और आज महाकुंभ का पहला अमृत स्नान संपन्न हो गया है। जूना अखाड़ा समेत सभी 13 अखाड़ों के संतों ने आज शाही स्नान किया और फिर लाखों श्रद्धालुओं ने भी आस्था भरी डुबकी लगाई। लेकिन इस महाकुंभ में एक साध्वी की इतनी ज्यादा चर्चा क्यों है, ये देखिएगा। सत्ता में सबसे पहले बात करते हैं बांग्लादेश की, जहां आपने अब तक हिंदुओं को टारगेट करने वाली कहानी सुनी, तस्वीरें देखी, मंदिरों पर हमले वाले वीडियो आपने देखे। लेकिन अब जमात समर्थित यूनुस सरकार के राज में हिंदू क्रिकेटर के साथ भी अन्याय हो रहा है, धोखा हो रहा है। उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो गैर मुस्लिम हैं। यह खबर आज बांग्लादेश की यूनुस सरकार की नीति और नीयत दोनों को एक्सपोज कर रही है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि इसे 4 सवालों से आइए समझते हैं। क्या बांग्लादेश में अब टारगेट पर हिंदू क्रिकेटर हैं? क्या बांग्लादेश में क्रिकेट टीम के चयन में भी धार्मिक भेदभाव हो रहा है? क्या बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जमाते इस्लामी के दबाव में काम कर रहा है? और क्या यूनुस सरकार टीम सिलेक्शन में भी जमाते इस्लामी के सामने क्लीन बोल्ड हो चुकी है? असल में बांग्लादेश में चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए क्रिकेट टीम के सिलेक्शन पर विवाद शुरू हो गया है। अच्छे प्रदर्शन के बावजूद 15 सदस्यीय टीम में लिटन दास को जगह नहीं दी गई है। इसे नाइंसाफी क्यों कहा जा रहा है, ये भी जानिए। हाल ही में बांग्लादेश प्रीमियर लीग में क्रिकेट विकेट कीपर बल्लेबाज लिटन दास ने तूफानी शतक मारा था। लिटन दास ने सिर्फ 55 गेंदों में 125 रन बनाए थे। इस प्रदर्शन के बावजूद टीम में जगह उन्हें नहीं दी गई है। बांग्लादेश की स्थिति यह हो गई है कि पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर भी उसकी आलोचना कर रहे हैं। बासित अली ने कहा है कि बांग्लादेश में क्रिकेटर से धार्मिक भेदभाव हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि लिटन दास को इसलिए हटाया गया क्योंकि वो हिंदू हैं। कैसे लिटन दास को लेकर बांग्लादेश का क्रिकेट सिलेक्शन बोर्ड अन्याय कर रहा है, इसे सिर्फ 80 सेकंड की इस न्यूज रील से आप भी समझिए। इसमें जो लिटन दास नहीं है ना, वो बहुत बड़ी ज्यादती है। लेकिन लिटन जिस तरह जसवाल के बगैर या बाबर के बगैर या लिटन दास के बगैर बांग्लादेश की टीम नहीं बनती। देखिए, जुमला शायद ऐसा बोलूँगा लोगों को तकलीफ होगी। लिटन दास को किस बेस पे बाहर करा है? कल भी उसने 100 करा है T20 में, 47 बॉल में। जाती है, ये बहुत बड़ी जाती है। हम लोग पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं जिन्हें अकल नहीं है कि वो नॉन मुस्लिम है तो उसको हटा दिया। बहुत बैड डिसीजन। लिटन दास मैच चेंजर है यार, मैच जितवा दे सिंगल हैंडेड, कैसे बाहर कर दिया।
हालांकि जो प्रेसिडेंट बना है फारूक, वो तो मेरा बड़ा बड़ी है, अगर उसका नंबर मिला मुझे तो लाजमी उसको बोलूँगा, कंप्लेन करूँगा। सोचिए, क्रिकेटर हिंदू है इसलिए सिलेक्शन नहीं हुआ, क्रिकेटर मुस्लिम है तो टीम में स्वागत होता है, और हिंदू है तो चाहे कितना भी हुनरमंद हो उसे आउट वाला इशारा दे दिया जाता है। बांग्लादेश के सेलेक्टर्स ने लिटन दास की बैटिंग नहीं देखी बल्कि मजहब देख लिया। इससे पता चलता है कि बांग्लादेश क्रिकेट में सेलेक्टर भी कितने कट्टर हैं और पूरी व्यवस्था को जमाते इस्लामी किस तरह कट्टर बना रही है। ऐसे में चलता रहा तो स्कोर बोर्ड पर भी हिंदू मुस्लिम लिखा जाने लगेगा। बांग्लादेश में लिटन दास के साथ ज्यादती, धोखा और मजहबी छलावे की इस पूरी कहानी को समझने के लिए आपको कुछ महीने पहले का फ्लैशबैक भी जानना होगा। कैसे लिटन दास को सरेआम धमकी दी गई थी, धर्म परिवर्तन की सलाह दी गई थी, कैसे हिंदू होने की वजह से बांग्लादेश के कट्टरपंथी उन्हें टारगेट कर रहे थे। पिछले वर्ष नवरात्रि पर क्रिकेटर लिटन दास ने बधाई दी थी। फेसबुक पोस्ट पर उन्होंने अपने फैंस को बधाई दी थी, जिसके बाद कट्टरपंथियों ने लिटन दास को धमकी देनी शुरू कर दी। कई लोगों ने अपशब्दों का भी इस्तेमाल किया, यहां तक कि लिटन दास को धर्म परिवर्तन करने के लिए भी कहा गया। चिंता की बात यह है कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ। इससे पहले भी लिटन दास ने कृष्ण जन्माष्टमी पर बधाई दी थी, तब भी उन्हें ट्रोल किया गया था और उन्हें धमकी दे दी गई थी। अब एक ऐसी खबर से भी आपको सीधे सीधे जुड़वाते हैं जिसमें भारतीय क्रिकेटर्स से जो जुड़ी हुई है। टीम इंडिया के क्रिकेटर्स के प्रदर्शन से भी ये जुड़ी है। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया से हार के बाद भारतीय टीम के प्रदर्शन का पोस्टमार्टम हर जगह हो रहा है और अब सख्त सिग्नल मिलने भी लगे हैं। बीसीसीआई क्रिकेटर्स के प्रदर्शन को लेकर एक्शन मोड में है और इस सख्ती का असर बड़े बड़े क्रिकेटर्स पर भी पड़ने वाला है। कमजोर प्रदर्शन और टीम इंडिया की करारी हार के बाद बीसीसीआई कुछ नए नियम लागू करने जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मुंबई में एजीएम यानी सालाना जनरल मीटिंग के दौरान बीसीसीआई ने कई बड़े फैसलों पर विचार किया है। बीसीसीआई के इन बदलावों में सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग वो नियम है जो सीधे क्रिकेटर्स और उनकी पत्नी से संबंधित है। टीम इंडिया के कई विदेश दौरों पर आपने विराट कोहली, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह जैसे क्रिकेटर्स को अपनी पत्नी के साथ देखा होगा। इनकी तस्वीरें ट्रेंड भी करती हैं और फॉलोअर्स लाइक भी करते हैं। लेकिन अब बीसीसीआई ने विदेश दौरों पर क्रिकेटर्स की पत्नी के लिए नए नियम बनाए हैं, जिसमें समय की पाबंदी है, खिलाड़ियों को सख्त संदेश हैं। वैसे तो प्रदर्शन के आधार पर पेमेंट से लेकर कई नए नियम हैं, लेकिन पहले क्रिकेटर्स की पत्नी वाले नियम के बारे में आइए आपको बताते हैं। अब टीम इंडिया का कोई भी क्रिकेटर किसी भी विदेश के दौरे में पूरी अवधि तक अपनी पत्नी के साथ नहीं रह सकता। अब तक क्रिकेटर्स को पूरे दौरे के दौरान परिवार और पत्नी के साथ रहने की अनुमति थी। अगर 45 या इससे ज्यादा दिन का टूर हुआ तो क्रिकेटर का परिवार और पत्नियां सिर्फ 14 दिन ही साथ रह पाएंगे, पूरे दौरे के दौरान नहीं। अगर ये दौरा 45 दिन से कम हुआ तो खिलाड़ियों का परिवार और पत्नियां सिर्फ 7 दिन साथ रह सकेंगे, इससे ज्यादा की अनुमति नहीं है। कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है, पूरे टूर के दौरान परिवार और पत्नियां खिलाड़ियों के साथ सफर भी नहीं कर सकेंगी। बीसीसीआई का एक और नियम यह है कि प्रत्येक खिलाड़ी को टीम की बस से यात्रा करनी होगी। मतलब यह कि किसी भी खिलाड़ी को अपनी गाड़ी से सफर करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। आपको ये बता दें कि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में टीम इंडिया को 3-1 से करारी हार का सामना करना पड़ा था। इस दौरान कई बड़े खिलाड़ियों के प्रदर्शन को लेकर सवाल भी उठे। इस दौरान कई बड़े खिलाड़ियों की उनकी पत्नी के साथ तस्वीरें भी वायरल हुई, जिसके बाद ये नियम बनाए गए हैं। उद्देश्य यही है कि इससे टीम के बीच बॉन्डिंग बढ़ेगी और खिलाड़ियों का खेल पर ज्यादा फोकस रहेगा। बीसीसीआई सिर्फ क्रिकेटर्स के परिवार को लेकर प्रतिबंध लगाने के विचार में नहीं है, बल्कि पेमेंट को लेकर भी कठोर कदम उठाने के मूड में है। मतलब अब टीम की हार का असर खिलाड़ियों की जेब पर भी होगा। एजीएम की मीटिंग में यह सुझाव दिया गया है, जिस पर बीसीसीआई विचार कर रहा है कि खिलाड़ियों को प्रदर्शन के मुताबिक पैसे मिले। खिलाड़ी टीम की हार और अपने प्रदर्शन की जिम्मेदारी भी लें। परफॉर्म नहीं करने पर पैसे में कटौती होनी चाहिए। आपको बता दें कि पिछले साल टेस्ट क्रिकेट की लोकप्रियता बढ़ाने के लिए बीसीसीआई ने बड़ा फैसला लिया था। टेस्ट मैच खेलने वाले खिलाड़ियों के लिए साल में इंसेंटिव देने का फैसला किया गया था। इसके अनुसार सीजन के 50% से ज्यादा टेस्ट मैच खेलने पर 30 लाख रुपए इंसेंटिव देने का फैसला लिया गया था। सीजन के 75% मैच खेलने पर इंसेंटिव 45 लाख रुपए का है। आपको बता दें, अभी प्रत्येक टेस्ट खेलने के लिए 15 लाख रुपए मिलते हैं। इसके अलावा उम्दा परफॉर्मेंस के लिए उन्हें अलग से भी पैसे मिलते हैं। लेकिन अब खराब परफॉर्मेंस पर पैसे काटने के बारे में विचार किया जा रहा है।
अब मकर संक्रांति वाली उस पतंगबाजी की बात जिस पर आज हमने आप सभी न्यूज मित्रों के लिए एक बहुत दिलचस्प और जानकारी वाली कुंजी तैयार की है। लेकिन इसकी शुरुआत आज के एक बहुत चर्चित वीडियो से करते हैं, जिसमें आपको अमित शाह एक गृहमंत्री के तौर पर नहीं बल्कि एक रमे हुए पतंगबाज के तौर पर नजर आएंगे। वैसे तो राजनीति की दुनिया में अमित शाह ने एक मंझे हुए नेता के तौर पर कई सियासी पेंच लड़ाए भी हैं और विरोधियों की राजनीतिक पतंगे काटी भी हैं। लेकिन आज जब अमित शाह के हाथ में मांझा और पतंग आया तो यहाँ भी उन्होंने अपना हुनर दिखाया। अवसर मकर संक्रांति का था तो हमेशा की तरह अमित शाह ने गुजरात में पतंगबाजी की। आज वो अहमदाबाद की एक सोसाइटी में पहुंचे और न सिर्फ पतंग उड़ाई बल्कि कई पतंग काटी भी, और इसकी खुशी उनके चेहरे पर भी साफ नजर आई। हालांकि इस दौरान एक मौका ऐसा भी आया जब अमित शाह की पतंग को पास की छत पर मौजूद कुछ लोगों ने काट दिया। क्योंकि ये पतंग अमित शाह की थी, इसलिए लोगों ने जोरदार तरीके से चिल्लाकर अपनी खुशी का इजहार भी किया। पहले हम आपको अमित शाह की पतंगबाजी पर एक दिलचस्प वीडियो रील दिखाते हैं, फिर पतंग वाली ऐसी ऐतिहासिक कुंजी भी खोलेंगे जिसमें एक से बढ़कर एक दांवपेच हैं। उत्तरायण पर्व को लेकर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह यहां गुरुकुल इलाके में पहुंचे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि लोगों के साथ, मुख्यमंत्री के साथ वो उत्तरायण का पर्व मना रहे हैं और पतंग उड़ा भी रहे हैं, पतंग कटवा भी रहे हैं। 3 दिनों तक लगातार अमित शाह गुजरात में है और यही उत्तरायण का माहौल, उत्तरायण का जो पर्व है वो पर्व अपने कार्यकर्ताओं के बीच मनाते हैं। साल उत्तरायण मनाते हैं, इसलिए हम उसको वेलकम करने के लिए हम भी साथ में साथ देने के लिए आए हैं। अच्छा, कितना मजा आता है, मतलब सिक्योरिटी रहती है, सब कुछ रहता है, लेकिन उत्तरायण का जो त्योहार है वो उसी मजे से आप मनाते हैं कि नहीं मना पाते हैं? थोड़ी मजा बढ़ जाती है, हर साल के जैसा ही एक्साइटमेंट इस साल ज़्यादा है, क्योंकि हमारे भारत देश के गृह मंत्री अमित शाह जी हमारे साथ आके उत्तरायण मना रहे हैं। तो आज हमारे बहुत सारे न्यूज मित्रों ने गृह मंत्री अमित शाह की तरह पतंगबाजी की होगी, लेकिन क्या कभी आपने मन में ये प्रश्न आया आपके कि आखिर इस पतंगबाजी की शुरुआत कहाँ से हुई? आखिर इन पतंगों का इतिहास क्या है? आज हमने इसी पर आपके लिए एक बहुत दिलचस्प कुंजी तैयार की है। वैसे बहुत सारे लोगों को ये लग रहा होगा कि पतंग की यात्रा और उसकी पहली उड़ान भारत से ही शुरू हुई होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। दुनिया की पहली पतंग करीब 3000 साल पहले चीन में बनाई गई थी। तब झाओ राजवंश के दौरान चीन में पहली पतंग का आविष्कार किया गया और ये काम किया प्रसिद्ध दार्शनिक और इंजीनियर मोजी और लुबान ने। आपको शायद ये जानकर हैरानी होगी कि चीन में जो पहली पतंग बनाई गई थी वो कागज की नहीं बल्कि लकड़ी की थी, जिसे वुडन बर्ड कहा गया। लेकिन बाद में 200 ईसा पूर्व चीन में पतंग कागज और रेशम से बनाई जाने लगी। दिलचस्प बात यह है कि इसके बाद चीन के क्रांतिकारी विचारक रहे माओ त्से-तुंग के नेतृत्व में सांस्कृतिक क्रांति के दौरान कई पारंपरिक खेलों और परंपराओं को नकार दिया गया, लेकिन पतंगबाजी को संरक्षित रखा गया। इसे राष्ट्रीय एकता और परंपरा को दर्शाने वाले खेल के रूप में प्रचारित किया गया और पतंगबाजी के लिए आज भी चीन का वीफांग शहर विश्व प्रसिद्ध है, जिसे पतंगों की राजधानी कहा जाता है और यहाँ हर साल अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन भी होता है। आज हम आपको ये भी समझाते हैं कि इस पतंग ने चीन से उड़ान भरते हुए कितने दिनों की यात्रा की और ये कैसे भारत पहुंची। आज हमने जब इस पर रिसर्च की तो जो दिलचस्प जानकारी मिली वो आइए आपको भी बताते हैं। इतिहासकारों के अनुसार चीन के बाद पतंग सबसे पहले कोरिया पहुंची, जहां पतंगों का उपयोग धार्मिक और ज्योतिषीय अनुष्ठानों में किया जाता था। इसके अलावा कोरिया में युद्ध में दुश्मनों को भ्रमित करने के लिए भी जलती हुई पतंगों का इस्तेमाल किया गया। इसके बाद जापान में पतंगबाजी बौद्ध धर्म के साथ पहुंची, जहां धार्मिक त्योहारों और फसल कटाई समारोहों में पतंग का इस्तेमाल किया जाता था। इसके अलावा पतंगे बच्चों के जन्म और शुभ अवसरों पर शुभ प्रतीक के रूप में उड़ाई जाती थी। एक दिलचस्प बात यह भी है कि जापान में पतंगों को ताको कहा जाता है। अब बात भारत की, जहां पतंगबाजी का आगमन मुगल काल से बताया जाता है। भारत में पहले पतंगबाजी को शाही खेल के रूप में देखा गया।
लेकिन बाद में ये जनमानस में लोकप्रिय हो गया और मकर संक्रांति के साथ स्वतंत्रता दिवस जैसे पर्वों पर यह परंपरा विशेष रूप से जुड़ गई। इसके अलावा इंडोनेशिया और मलेशिया जैसे देशों में पतंगों का उपयोग मछली पालन में किया जाता था। यहाँ पतंगों को उड़ाकर मछली पकड़ने का जाल फैलाया जाता था। फिर पतंगों की यात्रा यूरोप और पश्चिमी देशों तक भी पहुंची, जहाँ सिल्क रोड और समुद्री यात्राओं के माध्यम से पतंगबाजी की जाती थी। 13वीं सदी में मार्को पोलो के चीन यात्रा से लौटने के बाद यूरोप में पतंगों की जानकारी बढ़ी और बाद में पतंगों का इस्तेमाल वैज्ञानिक प्रयोगों में भी किया गया। वैसे हमारे बहुत सारे न्यूज मित्रों को शायद ये जानकर भी हैरानी होगी कि पतंग का इस्तेमाल पहले पेच लड़ाने के लिए नहीं किया जाता था, बल्कि पतंग के जरिए ऐसे काम किए जाते थे जो सुरक्षा से जुड़े होते थे। इन पतंगों के जरिए पहले युद्ध में सैन्य संकेत दिए जाते थे। दुश्मनों को डराने के लिए पतंगों का इस्तेमाल किया जाता था। दूरी नापने के लिए भी पतंग का प्रयोग होता था। इसके अलावा मौसम का अध्ययन करने के लिए भी पतंग का प्रयोग किया जाता था। साथ ही समुद्री यात्राओं में वायु दिशा का पता लगाने के लिए भी पतंग उड़ाई जाती थी। इसके बाद 18वीं और 19वीं सदी में पतंगों का उपयोग वायुमंडल की संरचना का अध्ययन करने के लिए किया गया। जैसे वैज्ञानिक अलेक्जेंडर विल्सन और थॉमस मेलविल ने वर्ष 1749 में तापमान मापन के लिए पतंगों का उपयोग किया, जबकि पतंगों का सबसे प्रसिद्ध वैज्ञानिक प्रयोग बेंजामिन फ्रैंकलिन ने 1752 में किया, जब उन्होंने एक पतंग में धातु की छड़ी और रस्सी के सिरे पर चाबी बांधकर आकाश में उसे उड़ाया और इस खोज से उन्होंने ये सिद्ध किया कि बादलों में बिजली होती है और बिजली की रॉड का आविष्कार इसी अध्ययन पर आधारित था। आधुनिक युग में पतंगों को पवन ऊर्जा के उत्पादन के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है। वैसे इस पतंग के इतिहास से एक और दिलचस्प जानकारी जुड़ी है। शायद आपको ये सुनने में थोड़ा अजीब लगे, लेकिन अगर ये पतंग नहीं होती तो शायद प्लेन का आविष्कार इतनी आसानी से ना हो पाता। पतंग उड़ाने वाले उपकरणों की प्रारंभिक प्रेरणा ये बनी थी। पतंगों से वायुदाब, एयर फ्लो जैसे सिद्धांतों को समझा गया। ये ज्ञान विमानों और ड्रोन के विकास में महत्वपूर्ण रहा। आधुनिक वायुयान के जनक सर जॉर्ज कैली ने भी इसका प्रयोग किया और पतंगों से प्रेरित होकर उड़ने वाले यंत्रों के डिजाइन बनाए गए। आज के ड्रोन और ग्लाइडर्स की तकनीक पतंगों के समान संरचनाओं और वायु गतीय सिद्धांतों पर UR आधारित है। वैसे आज मकर संक्रांति पर पतंग के साथ एक और शब्द ट्रेंड कर रहा है और वो है चाइनीज मांझा, जिसे मौत का मांझा भी कहा जाता है। और एक बार फिर देश में ये मांझा कई हत्याओं की वजह बन गया है। इस चाइनीज मांझे की वजह से कई लोग 18 साल के एक लड़के की मौत हो गई है, जिसमें तो कहीं सिपाही की गर्दन कट गई है और उसकी जान चली गई है। पहले हम आपको इस चाइनीज मांझे पर एक न्यूज रील दिखाते हैं, फिर ये बताएंगे कि आखिर ये मांझा बनता कैसे है। पतंग के चक्कर से इन्होंने यहाँ छत पे चढ़ के वो मंजा खींच लिया। उसके चलते लाइन पकड़ ली उसने, करंट लग गया उसको। चाइना डोर का इस्तेमाल पतंग उड़ाने में ना करें। छतों से भी निगरानी की जा रही है। ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। जो भी चाइना डोर से पतंग उड़ाते हुए पाया गया उस पर वैधानिक कार्रवाई की जाए। जैसे आगे जा रहा था, गमछा भी था उनके बीच गले में, उसके बावजूद भी धागा लटका हुआ था, उसमें गला कट गया। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं बहुत सारे 3-4 सालों से तो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि बहुत सारे एक्सीडेंट हुए हैं। लोगों के गले कटे हैं, हाथ कटे हैं, बच्चों के पैर कटे हैं, एक्सीडेंट्स हुए हैं। तो ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव नागपुर पुलिस की तरफ से लिया गया है। कदम उठाया है वो बहुत ही अच्छा है। और इन सर के गाड़ी पे जैसे बार लगाया है मांझा को रोकने के लिए, वैसा है हर गाड़ी में लगाना चाहिए, किसी ने अवॉइड नहीं करना है।
वैसे आज हम आपको ये भी बताते हैं कि आखिर पतंग उड़ाने वाला चाइनीज मांझा कैसे मौत का मांझा बन जाता है और इसकी वजह से इस मांझे को तैयार करने का तरीका ही इसके पीछे बड़ी वजह है। दरअसल इस चाइनीज मांझे को प्लास्टिक और धातु के मिश्रण से तैयार किया जाता है। इसे नायलॉन और मेटालिक पाउडर से बनाया जाता है। इसके अलावा इसमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड और लेड का भी प्रयोग होता है। इसके बाद मांझे पर कांच या लोहे के चूरे से धार लगाई जाती है। इसीलिए चाइनीज मांझे में करंट आने का भी खतरा होता है। ये चाइनीज मांझा इतना मजबूत होता है कि आसानी से ना तो कटता है और ना ही टूटता है। इसीलिए सामान्य मांझे की तुलना में धारदार और खतरनाक होता है। वैसे भारत में चाइनीज मांझे पर सरकार ने प्रतिबंध लगाया है। इसे खरीदने और बेचने वालों पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 15 के तहत 5 साल तक की सजा और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भी हो सकता है। सत्ता में अब शुद्ध राजनीतिक खबरों की बात करते हैं, जिसमें मकर संक्रांति का प्रभाव काफी ज्यादा है और दिल्ली से लेकर बिहार तक नेता अपनी अपनी राजनीतिक दही जमाने की कोशिश में लगे हुए हैं। दिल्ली में मकर संक्रांति के मौके पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पूर्वांचलियों के बीच दही चूड़ा खाते हुए नजर आए, तो बिहार की राजधानी पटना में सीएम नीतीश कुमार चूड़ा दही खाने के लिए एलजेपी दफ्तर पहुंचे, लेकिन मेजबान चिराग पासवान वहां मौजूद ही नहीं थे। हालांकि इस सब के बीच लालू परिवार में थोड़ा कंफ्यूजन दिखा। लालू यादव की बेटी मीसा यादव ने नीतीश कुमार को ऑफर भेजा, जबकि पुत्र तेज प्रताप यादव ने दरवाजा बंद कर दिया। कुल मिलाकर बिहार से लेकर दिल्ली तक मकर संक्रांति का प्रभाव काफी ज्यादा है। हमने इस पर सत्ता की एक विशेष कुंजी तैयार की है, जिससे सत्ता के न्यूज मित्रों को दोनों जगहों पर हुई राजनीतिक क्रिया और प्रतिक्रिया को समझने में मदद मिलेगी। पहले बिहार की बात करते हैं, जहां पिछले कुछ वर्षों से मकर संक्रांति के बाद राजनीतिक खेला का डर बना रहता है। 2024 में मकर संक्रांति के बाद ही नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन को गुड बाय बोल दिया था और एनडीए में एंट्री ली थी। अब 1 वर्ष बाद आरजेडी ये उम्मीद कर रही है कि नीतीश फिर से यू टर्न लेंगे। कुछ दिन पहले आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव ने सीएम नीतीश कुमार को फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेजी थी, लेकिन नीतीश कुमार ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया था। आज लालू प्रसाद यादव की सांसद बेटी मीसा यादव ने एक बार फिर से नीतीश कुमार को इनवाइट भेजा। अभी ये पेंडिंग है। नीतीश कुमार ने ना एक्सेप्ट किया है और ना ही डिक्लाइन किया है। नीतीश कुमार को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने वाली मीसा भारती को इस बार काफी उम्मीद है कि इसलिए वो कह रही हैं कि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। खर मास के बाद शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं। नीतीश कुमार के लिए राबड़ी आवास के दरवाजे हमेशा खुले हैं। हालांकि लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव अपनी बहन मीसा भारती से सहमत नहीं हैं। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार को मकर संक्रांति का न्योता देने का मन नहीं है, उनको घर में एंट्री नहीं करने देंगे। लालू यादव भी पिछली बार से सबक लेते हुए इस बार ये कह रहे हैं कि 2025 में नीतीश कुमार नहीं बल्कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि लालू यादव के परिवार की बातों से कंफ्यूजन थोड़ा बढ़ गया है। परिवार के कुछ सदस्य नीतीश कुमार की एंट्री कराने के पक्ष में हैं, तो कुछ सदस्य इसके विरोध में हैं। बिहार में दही चूरे को जिस तरीके से एक राजनीतिक त्योहार बना दिया गया है, ये सोच गलत है। और जब दही चूरा आता है खेला होगा खेला होगा खेला होगा, भैया क्या बिहार में और कोई काम नहीं है? ये जो लोग बिहार की छवि बनाने का काम करते हैं कि हर चीज़ में राजनीति, उनके ये मुंगेरी लाल के सपने अब पूरे नहीं होने वाले हैं। अब खेला बिहार की जनता समझ चुकी है इन लोगों का। बीते समय में आप लोगों ने देखा है कि मकर संक्रांति के बाद बहुत उलटफेर हुआ है, तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। और भी कुछ चर्चाएं चल रही हैं कि बिहार में सियासत जो है वो तब्दील हो सकती है। सर कैसे देख रही हैं इसको दीदी? देखिए, मैं बार बार कहती हूँ कि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। तो अभी इस पे कहना बहुत जल्दीबाजी होगा। नीतीश जी को आने का आप लोग इन्विटेशन दिया क्या? नीतीश जी को आने का कोई इन्विटेशन हमको देने का मन नहीं है। ना नीतीश जी को एंट्री हम करने देंगे यहाँ 10 नंबर। अब राजनीतिक मकर संक्रांति भी होने लगा है। इंडी गठबंधन के घटक दल ने एक दूसरे को निमंत्रण ही नहीं भेजा। अलगाव की स्थिति पूरे देश के अंदर नहीं, बिहार में भी दिखाई पड़ रहा है।
लालू यादव के परिवार में कंफ्यूजन के बीच बार बार नीतीश कुमार के पास ऑफर तो आ ही रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार आरजेडी के साथ जाना चाहते हैं? 10 दिन पुराने बयान के मुताबिक तो नीतीश कुमार अब कहीं नहीं जाएंगे, एनडीए के साथ ही रहेंगे। लेकिन राजनीति में मन बदलने के लिए 1 हफ्ते का वक्त बहुत होता है और नीतीश कुमार पहले ऐसा कर चुके हैं। हालांकि इस सब के बीच आज मकर संक्रांति के मौके पर आमंत्रित नीतीश कुमार को पटना में एलजेपी दफ्तर में थोड़ा असहज होना पड़ा। दरअसल चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को अपने दफ्तर में आमंत्रित किया था। नीतीश कुमार पहुंच भी गए, लेकिन खुद चिराग पासवान वहां मेजबानी के लिए नहीं थे। नीतीश कुछ देर वहां बैठे और फिर चल दिए। जहां अगर खेला होगा तो हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन दिल्ली में लगातार खेला चल रहा है। कल से दिल्ली चुनाव में एक्टिव हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज पूर्वांचली समुदाय के लोगों के साथ मकर संक्रांति मनाई। दोपहर दिल्ली के रिठाला विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे और यहां संक्रांति भोज में शामिल हुए। यहां वो महिलाओं और बच्चों के साथ दही चूड़ा के भोज में शामिल हुए और पूर्वांचली लोगों के साथ बातचीत की। रिठाला में बीजेपी ने कुलवंत राणा, आम आदमी पार्टी ने मोहिंदर गोयल और कांग्रेस ने सुशांत मिश्रा को अपना उम्मीदवार बनाया है। रिठाला में पूर्वांचल वोट जीत और हार तय करता है। वैसे दिल्ली में करीब 22% पूर्वांचली वोटर्स हैं, जिस पर कांग्रेस, बीजेपी और आप तीनों की नजर है। राहुल गांधी ने आज के कार्यक्रम से पूर्वांचली वोटरों को मैसेज देने की कोशिश की। दही चूड़ा के भोज में शामिल होने के बाद राहुल गांधी रिठाला की कच्ची कॉलोनियों में गए। दिल्ली में अनधिकृत रूप से बने कॉलोनियों को कच्ची कॉलोनी ही कहा जाता है। देखो दिल्ली देखो, खुले में बहती गंदी नालियों को देखा। उन्होंने एक वीडियो भी पोस्ट किया है, आप भी वो देखिए। सब जगह यही हाल है। देखो दिल्ली देखो, चमकती हुई दिल्ली है। राहुल जी क्या पेरिस 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 जैसी दिल्ली है। सब जगह यही हाल है। अभी मैंने इतना टेम्परेरी और इसके लिए मैंने भी एलजी से टाइम मांगा है इनकी कंप्लेंट करने के लिए कि जो ये करप्शन हुई है इसके अंदर कि 6 महीने के अंदर ये कैसे ढह गया नाला पूरा। हालांकि कल वो दिल्ली चुनाव में उतरे हैं और आज उनके भरोसेमंद सहयोगी एनसीपी के शरद पवार गुट ने उन्हें बड़ा झटका दे दिया। खुद एनसीपी शरद गुट के अध्यक्ष शरद पवार ने ऐलान किया कि इंडिया गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए था। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की मदद करनी चाहिए। शरद पवार ने इस मौके पर यह भी कहा कि इंडिया गठबंधन में लोकल चुनाव पर कभी बात ही नहीं हुई है। हालांकि संजय राउत का कहना है कि इंडिया गठबंधन को जिंदा रखना होगा, नहीं तो विपक्ष ही नहीं बचेगा। हमारी भावना है कि इसमें केजरीवाल जी को मदद कर सकते हैं तो करने के लिए कोशिश करें। बात ऐसी है कि इंडिया गठबंधन में लोकल से चुनाव लड़ने की बात चली हुई। इंडिया गठबंधन का जो टोटल अप्रोच था वो नेशनल लेवल के इलेक्शन के लिए था। डेफिनेटली इंडिया अलायंस सर्वाइव करेगा, क्यों नहीं करेगा। अगर हम इंडिया अलायंस को जिंदा नहीं रखेंगे तो अपोजिशन जिंदा नहीं रहेगा। मार देंगे ये लोग, खत्म कर देंगे। ये तानाशाह है, खतरनाक लोग हैं हमारे सामने। तो दिल्ली में क्यों नहीं साथ? बात ऐसी है कि जैसे हमने कहा, ये बात सही है कि इंडिया अलायंस लोकसभा चुनाव के लिए ही बना था, लेकिन उसको अब बरकरार रखना देश की जरूरत है, लोकतंत्र की जरूरत है। That is the point. All secular democratic parties must stay together. और अब वक्त है सत्ता के रिमाइंडर का, जिसमें हम भारतीय मौसम विभाग के 150 सालों की यात्रा को रिमाइंड करेंगे। सत्ता में अब खबरों की दिशा को मोड़ते हैं उस मौसम विभाग की तरफ जो आपको हर रोज मौसम और हवाओं का रुख बताता है। देश में चाहे चुनावों की तारीख का ऐलान हो, परीक्षाएं हो या किसी स्पेस मिशन की लॉन्चिंग, हर बड़े इवेंट से पहले भारतीय मौसम विभाग यानी IMD से मौसम का पूर्वानुमान पूछा जाता है।
अब तो किसी सामान्य यात्रा पर निकलने से पहले भी लोग मौसम के अनुमान के लिए IMD का इनपुट देखते हैं। जो भारतीय मौसम विभाग अब आपकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गया है। आज उसका 150 वर्षों का सफर पूरा हो चुका है। भारतीय मौसम विभाग की स्थापना 1875 में आज के दिन मकर संक्रांति के मौके पर की गई थी। IMD के 150 वर्ष पूरा होने के मौके पर खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए। भारतीय मौसम विभाग ने अपनी इस 150 वर्षों की यात्रा में सफलता की नई इबारत लिखी है, जिसे हम सिर्फ 1.5 मिनट में आइए आपको समझाते हैं। एक वक्त था जब मौसम विभाग के पूर्वानुमान के सही होने पर संदेह रहता था, यहाँ तक कि इसका मजाक तक उड़ाया जाता था। लेकिन अब वो वक्त बदल चुका है और नई तकनीक की बदौलत अब मौसम विभाग के अनुमान सटीक साबित हो रहे हैं। अब की बात की जाए तो बारिश को लेकर मौसम विभाग के 80% अनुमान सही साबित होते हैं। वहीं आंधी और तूफान को लेकर IMD के 86% अनुमान सही साबित हो रहे हैं। हीट वेव और कोल्ड वेव के पूर्वानुमान में ये आंकड़ा 88% तक पहुंचता है। यानी IMD के पूर्वानुमान को देखकर आप मौसम को लेकर करीब आश्वस्त हो सकते हैं। कहा जाता है कि प्राकृतिक आपदाओं में उतना ही नुकसान कम होता है जितना बेहतर उसका पूर्वानुमान लगाया जा सके। इस मोर्चे पर पिछले 15 वर्षों में IMD ने कमाल किया है। चक्रवातों के आने और उनकी तीव्रता को लेकर भारतीय मौसम विभाग के अनुमान करीब सही साबित हुए हैं। आपको ये जानकर गर्व होगा कि आज चक्रवात को लेकर IMD की सटीकता अमेरिका के नेशनल हरिकेन सेंटर से भी 30% ज्यादा है। यही वजह है कि पिछले 10 वर्षों में भारत में 6 बड़े साइक्लोन आए, लेकिन सही वक्त पर जानकारी मिलने पर पहले से तैयारी की जा सकी और नुकसान बहुत कम हुआ। न सिर्फ भारत बल्कि नेपाल, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश और मॉरिशस जैसे पड़ोसी देशों को भी IMD की मौसम भविष्यवाणियों से फायदा हुआ है। आज प्रधानमंत्री ने भी अपने भाषण में इसका जिक्र किया और ये कहा कि IMD के अनुमानों को देखकर ही मछुआरे अब समुद्र में उतरते हैं और मौसम के मिजाज को लेकर निश्चित रहते हैं। कोई भी व्यक्ति किसी भी समय पिछले 10 दिन और आने वाले 10 दिन के मौसम की जानकारी ले सकता है। मौसम से जुड़ी भविष्यवाणी सीधे WhatsApp पर भी पहुंच जाती है। बिजली गिर हूटर बज चुका है, यानी सत्ता में आज का वक्त खत्म हो गया है। कल शाम 7 बजे आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी। तब तक सभी न्यूज मित्रों से हमारी गुजारिश है कि वो सत्ता की न्यूज रील्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें,